हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि अब आपके एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, CSIR नेट JRF या फिर जो अदर एस्पिरेंट्स हैं जो DBT एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में जैसे अगर मैं इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में बताऊँ या इसका क्या एग्ज़ाम में आस्पेक्ट्स है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रोटीन एज़ यू ऑल नो कि जो प्रोटीन्स हैं हमारे इम्पॉर्टेंट किस लिए होते हैं, एंजाइम्स के लिए। और एंजाइम्स ऐसा नहीं है प्रोटीन या एंजाइम आप सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री यूनिट में पढ़ते हो। जो एंजाइम्स हैं ये आप सेल बायो में भी पढ़ते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ते हो। इसके अलावा सेल सिग्नलिंग में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये आपके अदर यूनिट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर सिमिलरली प्रोटीन्स हमारे जो हैं इनका अनदर अगर मैं इम्पॉर्टेंट रोल कहूँ तो ये इम्यूनोलॉजी में भी है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी में जैसे कि आप एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो एंटीबॉडीज़ में भी जो ये पेप्टाइड यहाँ पे जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये किसका बना होता है, बेसिक प्रोटीन स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप ये सब समझ सकते हो। सेकेंडली जो रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम के रिसेप्टर्स, स्ट्रक्चरल बेस्ड प्रॉपर्टीज़, तो ये सारी ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ बायोकेमिस्ट्री यूनिट में बल्कि आपकी बाकी यूनिट्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो CSIR नेट की अगर ओनली बात करूँ तो जो पार्ट बी आता है, पार्ट बी में ही प्रोटीन स्ट्रक्चर यूनिट, इससे आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से मेनली 1 क्वेश्चन तो आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर से ही होता है। और अगर मैं पार्ट सी की बात करूं, पार्ट सी में टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से प्रोटीन स्ट्रक्चर के बेस्ड पे मेनली 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो पार्ट बी आपके 2 मार्क्स के होते हैं और पार्ट सी आपके 4 मार्क्स के होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करूँ, 2 मार्क्स इसके पार्ट बी से और 4 × 2 8 मार्क्स इसके, तो 8 + 2 आपके 10 मार्क्स ओनली प्रोटीन स्ट्रक्चर से ही आपके कवर हो जाते हैं। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर प्रोटीन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या शेप अटेन नहीं करेगा तो पर्टिकुलर फंक्शन जो भी डेजिग्नेटेड है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज प्रोटीन की कितनी स्ट्रक्चर्स होती हैं, मेनली उसके 4 लेवल्स हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो ये चारों स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं इसको डिफरेंट लेक्चर्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में डिवाइड करके पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें हम लोग मेनली प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, कि जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम आस्पेक्ट्स है तो मेनली हम उस पर फोकस करेंगे। तो अब अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की, तो व्हाट इज़ प्रोटीन। Proteins are important class of biological macromolecules which are polymers of amino acids। तो एज़ यू ऑलरेडी नो, अमाइनो एसिड मेनली जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन या फिर अमाइनो एसिड को हम लोग अगर रिप्लेस कर दे, 1 अमाइनो एसिड रिप्लेस्ड विद अनदर, तो इन सब का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो सब कुछ हम लोग जो अमाइनो एसिड का एक डिफरेंट चैप्टर कवर करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो सेल के अंदर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो सेल के अंदर होती है, बाहर नहीं होती, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स में, स्ट्रक्चर में, वो किस टाइप के होते हैं। तो ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये लीवो रोटेटरी अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। अब अगर हम बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स,
तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या है कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं, दे आर द लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर अटैच्ड विद ईच अदर वाया पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अगर मैं आपको बेसिकली पेप्टाइड्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर बताऊं, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक एन टर्मिनल से ये स्टार्ट होता है और दूसरा सी टर्मिनल पे ये एंड होता है। तो इसके मैं स्ट्रक्चर का अगर मैं बताऊं डिटेल में, ये हो गया हमारा अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसको बोलते हैं एन टर्मिनल, इसको बोलते हैं सी टर्मिनल। ये हमारा हो गया अमाइनो ग्रुप और ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जो है ये प्राइमरी या बेसिक स्ट्रक्चर है पेप्टाइड का। और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल होता है। और इधर ये हमारा R1, तो जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है वो हमेशा फ्री फॉर्म में होता है। तो अब हम अगर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करें तो कैसे होगा, NH2 C अल्फ़ा H, ये R1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेम यहाँ पे भी NH2 अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे C अल्फ़ा, ये हमारा R2 COOH। तो ये जब दो आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसमें से हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो NH2 CH, R1 C डबल बॉन्ड O, NH C अल्फ़ा, R2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड COOH। तो ये जो हमारा यहाँ पे आफ्टर वाटर रिलीज़ ये जो बॉन्ड क्रिएट हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। सारे एटम्स जो भी इसमें ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में ये जो एटम्स हैं, मेनली 5 एटम्स जो होते हैं इसमें, तो ये जो सारे एटम्स की बैकबोन है, तो ये क्या करते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन की जो बैकबोन क्रिएट करते हैं। तो अब इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पेप्टाइड या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन होती है। तो इसमें मेनली क्या है, वाटर हमारा रिलीज़ होता है। तो ये जो वाटर रिलीज़ हुआ है तो मेनली इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बट जो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का, हो सकता है कि उसमें ये ऑप्शन आपको मिले ही ना, डिहाइड्रेशन। तो ऐसे में आपको क्या होगा, वहाँ पे कंडेंसेशन ऑप्शन दिया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की रिएक्शन होती है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में या प्रोटीन सिंथेसिस में, तो यू कैन पुट द ऑप्शन कंडेंसेशन, और अगर डिहाइड्रेशन मेंशन है तो डिहाइड्रेशन। पेप्टाइड बॉन्ड को अनदर नेम हमारा अमाइड बॉन्ड भी इसे बोला जाता है। तो द पेप्टाइड बॉन्ड इज ऑल्सो नॉन एज अमाइड बॉन्ड। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 5 बैकबोन एटम्स होते हैं इन प्रेजेंट इन अ सिंगल रेजिड्यू। अब जो भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होने के बाद जो भी पोर्शन ये बचे हुए हैं, इनको, ये बचे खुचे पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, या तो रेजिड्यू बोलते हैं या फिर मोइटी, MOEITY, मोइटी या मोइटीज़, रेजिड्यू या मोइटीज़, इन्हीं पार्ट्स को कहा जाता है। तो जो एक सिंगल रेजिड्यू है उसमें मेनली 5 बैकबोन आइटम्स होते हैं। तो ये हमारा बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन रेडी हो जाता है आफ्टर रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो नॉमेनक्लेचर होती है ये कभी भी नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता। जो नॉमेनक्लेचर है या नेमिंग है पेप्टाइड बॉन्ड की, ये हमेशा डिपेंड करती है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स।
डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेप्टाइड बॉन्ड 2 अमाइनो एसिड से बना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डाईपेप्टाइड। अगर किसी में 10 अमाइनो एसिड्स हों तो उसे बोलेंगे डेकापेप्टाइड। तो जो नॉमेनक्लेचर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉमेनक्लेचर बेस्ड पे। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, नॉट द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रॉपर्टीज़ क्या ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में मेनली, अगर मैं पहले पेप्टाइड बॉन्ड की नॉर्मल बात करूं प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने से पहले, तो एक्चुअल में क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड में, ये जो एन टर्मिनल है अमाइनो ग्रुप, ये हो गया हमारा R1H C++ONH, तो ये हमारा हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। और इसको एज लॉन्ग एज इट कैन गो। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो इसमें क्या है, इधर C++O ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और ये हमारा हाइड्रोजन। तो जो N होता है नाइट्रोजन, ये एक्चुअल में स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है, स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये स्लाइटली, ये जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। अब क्या है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में हाइड्रोजन होता है और एन स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या होता है जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होते हैं किसके और नाइट्रोजन की ओर। तो नाइट्रोजन की ओर जब ये शिफ्ट होते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। जब अब स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एन पे क्रिएट हो गया तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एन को प्रॉम्प्ट करता है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करे और फिर नाइट्रोजन से वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो जब वो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब अरेंजमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ से शिफ्ट हुआ एन पे और एन से शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे आ गया पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जो अब इसको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था इसलिए डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा था कार्बन के साथ। तो अब जब ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब क्या होगा कि जो ये C++O है यहाँ से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेसेस पे। तो ये जो शिफ्टिंग होती है डबल बॉन्ड की, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये मेरा इतना करवाने का मेन पर्पस ये था क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड का फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यही है कि पेप्टाइड बॉन्ड दे आर शोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दे आर हैविंग द रेजोनेंस प्रॉपर्टी। तो मेन मेरा इतना ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने का मकसद यही था कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दे आर रेजोनेटिंग इन नेचर। अब अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो जो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है वो भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेकंड इसमें ये है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। थर्ड इज़ जो हमारे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमेशा क्या ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आपने सुना होगा, जैसे कि अगर कार्बन के दोनों ही इस तरफ अगर सेम साइड पे होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस, बट वही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। अभी जब मैं पेप्टाइड का स्ट्रक्चर करवा रही थी तब हमने ये जो R1 और R2 इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों रखा, बिकॉज दे आर इन ट्रांस इन नेचर, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जब भी होता है 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, जब भी ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं हमेशा ट्रांस ही बनाते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होती है ये यूनिक होती हैं।
बिकॉज इसमें जो अमाइनो एसिड्स की जो लीनियर चेन बनती है उसकी अरेंजमेंट यूनिक होती है। अगर एक भी इधर उधर चेंज हो जाए तो वो प्रॉपर पूरी की पूरी वो सीक्वेंस की वजह से प्रोटीन पूरा चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा अमाइनो ग्रुप और ये अनदर ये सीक्वेंस होगी AGCTCA, यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये एक यूनिक अरेंजमेंट होता है। अगर इसमें एक भी हम लोग अगर चेंज कर दें तो पूरा का पूरा प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा। बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये जो अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं ये अल्फ़ा होते हैं। एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती हैं वहाँ पे इंट्रैक्शंस कौन सी होती है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय कोवलेंट इंट्रैक्शंस, कोवलेंट इंट्रैक्शंस, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। और जो जैसे कि एक ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल कि डेकापेप्टाइड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।